अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर देर रात गंगवानी के पास यात्रियों से भरी बस 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 26 यात्री घायल हुए हैं। सभी लोग गंगोत्री से दर्शन कर वापस उत्तरकाशी लौट रहे थे, तभी बस गंगनानी के पास हादसा हो गया। बस में 27 यात्री सवार थे और हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम ने घायल यात्रियों को रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई। जिला अस्पताल से 17 गंभीर घायल को ऋषिकेश देहरादून रेफर कर दिया गया और 9 घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस में यूपी, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के यात्री सवार थे। नैनीताल में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों की आग ने फिर से टेंशन दे दी है। नैनीताल वन प्रभाग के जंगल लगातार आग से धधक रहे हैं। कई हेक्टेयर वन संपदा अब तक जलकर राख हो गई है। बेतालघाट के निशीधाम, जोलीकोट, पंगूट समेत कई जगह पर आग से जंगलों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि आग की घटनाएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और वन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए निर्देशित किया। वहीं वन विभाग के सामने आग पर कंट्रोल करने की चुनौती बनी हुई है। अल्मोड़ा जिले के जंगलों में फिर से आग बेकाबू होने लगी है। कसार देवी, लमगड़ा, धौला देवी, द्वाराहाट में दर्जन भर से ज्यादा जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। रोड किनारे कई जंगलों में तो फायर ब्रिगेड आग बुझा रही है, लेकिन दूर गांव में जंगल स्वाहा हो रहे हैं। हरिद्वार में सोडा बनाने वाले प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 768 सोडा बोतलों को एसडीएम ने सीज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी सोडा बोतलों के सैंपल लिए हैं। दरअसल रोडी बेलवाला क्षेत्र में एक दुकान पर सोडे की सीलबंद बोतल में कचरा होने की शिकायत खाद्य विभाग को मिली थी। जांच करने पर विभाग की टीम को हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया के स्थित एक सोडा प्लांट का पता चला, जहां पर सोडा तैयार कर बोतलों में भरा जाता है। इसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और कई बोतलों को सीज किया। 3 सोडा बोतलों का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। मिली थी कि रोडी बेलवाला में जिसको सोडे की बोतल या बंटे की बोतल के तौर पे जाना जाता है, वो साफ़ नहीं है। उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जोशी जी और उनकी टीम ने जाके चेकिंग करी। 4 बोतल का सैंपल लिया, जिसमेमें उनको विजिबली दिखाई दे रहा था कि कुछ कचरे जैसा है। उनका सैंपल लेने के बाद जब पूछताछ करी तो इस लोकेशन का इंडस्ट्रियल एरिया का पता चला। यहाँ पर एक दुकान में 768 बॉटल्स को सीज करा गया, जिसमें टिहरी के चंबा में टूटी पहाड़ी का ट्रीटमेंट और रोड सेफ्टी का सर्वे टीएचडीसी ने पूरा कर लिया है और जिला प्रशासन को रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिससे उम्मीद ये है कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और लोगों की परेशानी भी कम होगी। आपको बता दें, और पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ था। अब पहाड़ी के ट्रीटमेंट का सर्वे हुआ है और अब जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। साइट की हमने डिटेल स्टडी कराई है टीएचडीसी के माध्यम से और उन्होंने एक प्रोजेक्ट हमको सबमिट किया है और हम टीएचडीसी को ही इसमें धनराशि अवमुक्त कर रहे हैं, जिनके द्वारा इस पूरे कार्य को पूरी टेक्निकल गाइडेंस के अंतर्गत किया जाए कि इसमें तुरंत काम शुरू होने वाला है और टीएचडीसी इसमें कार्यदायी संस्था है। आज फंड जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रिलीज किया जाएगा और मैं जनता की इसको जीत बताता हूं, क्योंकि जनता इसमें बराबर साथ दे रही थी और जिलाधिकारी महोदय भी अपने भी काम को बराबर कर रहे थे। विकासनगर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जुडली गांव में पानी का संकट सबसे ज्यादा है। गांव के कई लोग कई महीनों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी की नई योजनाओं की पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते पिछले कई महीनों से इस गांव के लोगों को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोगों का आरोप यह है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लगभग हमारे यहाँ 35 परिवार हैं जो इस टंकी के सहारे चल रहे हैं। अभी इसकी भी मोटर फूक गई है
और हम लोग इतने परेशान हैं पानी से। हमने कई बार शिकायत की है, बोला भी है, ठेकेदार लाइन बिछा रहा है, इसने जेसीबी वगैरह चलाई है, उससे पैप वगैरह बीच गए और पानी नहीं आ पा रहा लाइन। समस्या सर कुछ नहीं, यही समस्या है, पानी नहीं आ रहा है हमारे नल में, और बस डंगर भी भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, और आदमी भी पीने के लिए, नहाने के लिए तो कहाँ, पीने के लिए भी नहीं है। पूरे गांव में ऊपर से लिए ऊपर तो इतनी गर्मी है, पानी में लेने में लगना पड़ रहा है, और ये लाइन फाड़ दी और इसे सही नहीं करके दे रहे ऊपर से। कोटद्वार में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से अब लोग बीमार भी होने लगे हैं। अस्पतालों में इन दिनों गर्मी से होने वाली बीमारियों की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ गई है और अस्पताल में डायरिया और डिहाइड्रेशन के साथ कई मरीज बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर के समय लू से बचें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। एक्चुअली जो है गर्मी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली आजकल जो मरीज संख्या वो डिहाइड्रेशन वाले मरीज बहुत आ रहे हैं, उल्टी पेचिस वाले मरीज आ रहे हैं, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इस तरह के मरीज ज़्यादा हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लिए बेसिकली तो एक तो जो है थोड़ा धूप में जितना बच सके उतना एवॉइड करें। उत्तराखंड में उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस निकाय की भी तैयारी कर रही है और जीत का दावा भी किया जा रहा है। भले ही देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस हार गई हो, लेकिन इन सब से उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। केंद्र में बीजेपी की कम हुई सीटें और कांग्रेस की सुधरी हालत कांग्रेस के लिए बूस्टअप का काम कर रही है और उत्तराखंड कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए दम भरने लगी है। कैंडिडेट को टिकट देना कांग्रेस का मकसद नहीं है, कैंडिडेट को जिताना, टिकट देने के बाद उसको जिताना सबका संयुक्त प्रयास बने, इसलिए कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता हो। हालांकि लोकसभा की 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। बीजेपी तो 2 कदम आगे निकलकर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और हमने अपने प्रभारी वार्ड स्तर पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो प्रभारी अपनी रिपोर्ट लेकर आए हुए हैं और उन प्रभारियों की रिपोर्ट के माध्यम से हम सभासद पार्षद इनके टिकट भी देंगे। इस बार हम सिंबल पर चुनाव सभासद और पार्षदों के लड़ाएंगे। जाहिर है उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने से बीजेपी जोश में है, वहीं कांग्रेस की केंद्र में बढ़ती ताकत उसे राज्यों में भी ताकत देने वाली है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों का जोश हाई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के जगजीतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान सांसद ने जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीत दिलाने पर आभार जताया। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार की ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द यहां पर समाधान किया जाएगा। ग्रामीण है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं। किसानों की समस्या है, भू कटाव की समस्या है, भूमि पर जल भराव की समस्या है और जंगली जानवरों की समस्या है। कुछ किसानों का कहना है कि हमारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा है और अगर हम कोई बात उठाते हैं तो हमको उसका सहयोग नहीं मिलता है। तो उनके लिए मैंने कहा भाई आपकी वॉइस हम बनेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार भारत के प्रथम गांव माणा के साथ नीति मलारी घाटी में इस उपचुनाव की वोटिंग होगी। दरअसल विधानसभा चुनाव अधिकांश फरवरी, मार्च, अप्रैल के दौरान संपन्न हुए हैं। उस समय घाटी में काफी बर्फबारी होती है, ऐसे में यहां पर चुनाव संपन्न करना किसी चुनौती से कम नहीं होता और गाँव के लोग घाटी से मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, वहीं अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव गर्मी में हो रहे हैं, इसलिए घाटी में पहली बार वोटिंग होगी। सर्दियां शुरू होते ही यहाँ के लोग माइग्रेशन करके मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और फिर मतदान करते थे, लेकिन इस बार चुनाव गर्मियों के मौसम में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पहली बार वोटिंग होगी। यहाँ पर वोटिंग को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है और लोगों में भी काफी उत्साह है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या संदेश छिपा है, इस पर गहन मंथन की तैयारी है, वो भी संघ के स्तर पर। आखिर कब और कैसे ये मंथन होगा, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में।
राम मंदिर की हलचल और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के बीच बीजेपी केंद्र में अपने दम पर पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ला पाई? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ? ये सवाल बेहद गहरे हैं और इन सवालों का जवाब बीजेपी समेत संघ भी खोजने में जुट चुका है। जुलाई महीने में देश भर में फैले संघ से जुड़े प्रांत प्रचारक देवभूमि उत्तराखंड में जमा होंगे और इस बैठक में चुनावी नतीजों का गुणा गणित होगा। उसके लिए जो भी सुझाव होंगे और जो भी करणीय कार्य संघ के स्तर पर होंगे, जिससे सामाजिक समरसता, ये जो आरक्षण हटा देंगे और ये सब हो जाएगा, 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, ये सब झूठ जो अफवाह फैलाई गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए, समाज के बीच में इन अफवाहों के प्रति जो संवेदना खड़ी हुई है उसको समझ करके किस प्रकार से उसका निराकरण हो। संघ से जुड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की कम हुई सीटें और यूपी में कमजोर हालत संघ की प्रांत प्रचारक बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। विशेष तौर पर अयोध्या वाली फैजाबाद सीट के नतीजे संघ और बीजेपी के लिए हैरान करने वाले हैं। खासकर अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर हारना ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। मुझे लगता है कि आरएसएस और जितने भी अनुशासित संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी सहित सभी संगठन इस पर विचार करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। दरअसल संघ की कई तरह की बैठकें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक प्रांत प्रचारक बैठक है और इस बार ये बैठक लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने जा रही है। ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाह रहने वाली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर जोशीमठ से देहरादून जा रहा था, लेकिन श्रीनगर के पास तकनीकी दिक्कत आने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर को हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के स्टेडियम में उतारना पड़ा। अभी तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। आज रात हेलीकॉप्टर चौरास में ही रहेगा। टिहरी में 108 बोट एम्बुलेंस सेवा बदहाल है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के मरीज परेशान हो गए हैं। दिखाते हैं आपको। टिहरी डैम की झील से सटे गांव में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिसंबर 2011 में राज्य की पहली 108 बोट एम्बुलेंस सेवा टिहरी झील में शुरू की गई और शुरुआती दौर में मरीजों को इसका लाभ भी मिला। लेकिन समय बीतने के साथ साथ और एम्बुलेंस बोट सेवा की मेंटेनेंस नहीं होने के चलते उसमें कई तकनीकी खामियां आ गई हैं, जिससे मरीजों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। उस बोट की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि दर से बदर बुरे हाल है उसके। और आजकल इन्होंने टेंडर लगाए हैं, लेकिन उस बोट का उन्होंने कोई टेंडर नहीं लगाया, ना उसका कोई देख रेख हो रही है, ना उसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है। 3-4 सालों से उस बोट का कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से बोट का संचालन होना चाहिए। इमीडिएट कोई भी घटना हो सकती है किसी भी क्षेत्र में। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर, नंदगांव, रोलाकोट समेत कई गांव के लोग बोट एम्बुलेंस नहीं चलने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं सीएमओ का कहना है कि बोट एम्बुलेंस काफी पुरानी हो चुकी है और उसे रिप्लेस किया जाएगा और नई बोट एम्बुलेंस लाई जाएगी। बोट एम्बुलेंस के संबंध में मुझे कहना है कि वो थोड़ा पुरानी हो गई है और अब इसके लिए उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा और नई बोट एम्बुलेंस की हम जो है डिमांड अब भेज देंगे, तो शीघ्र ही उसको भी प्रतिस्थापित कर देंगे नई एम्बुलेंस। विभागीय अनदेखी के चलते बोट एम्बुलेंस सेवा बदहाल है और मरीज परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। महंगी बिजली के साथ बिजली किल्लत से जूझ रहे प्रदेश में जल्द तैयार होंगे 29 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जिससे प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। आखिर क्या ये पूरा मामला है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मौसम का पारा बढ़ते ही उत्तराखंड में बिजली की खपत 61 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई थी।
भले ही अब ये खपत कुछ कम हुई हो, लेकिन अभी भी प्रदेश का यूपीपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर दिन करीब 15 मिलियन यूनिट बिजली बाजार से खरीद करता है, जिसके लिए हर दिन 80 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं कॉर्पोरेशन को, क्योंकि प्रदेश में बिजली उत्पादन आज भी खपत के मुकाबले बहुत कम है और हर दिन बिजली बाजार से ही खरीदनी पड़ती है, जो महंगे दामों में मिलती है, जिसकी भरपाई भी कंज्यूमर्स को करनी पड़ती है। निश्चित रूप से हम बाहर से खरीद रहे हैं। हम आज की तारीख में भी 15 MU के आसपास हम पावर परचेज करते हैं, बाहर से अभी भी कर रहे हैं। और स्टेट का जनरेशन हमारा 20 MU है, जो पहले 26 MU था, थोड़ा कम हुआ है, और सेंट्रल का शेयर 19 MU मिलता है। तो जो डिफरेंस है लगभग 15 MU बाहर से परचेज करके दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन का जिम्मा यूजेवीएनएल के पास है और प्रदेश में यूजेवीएनएल की करीब 20 छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनसे 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट की नीतियों में किए गए बदलाव के बाद यूजेवीएनएल ने आगामी 8 साल का टारगेट फाइनल किया है और प्रदेश की नदियों में करीब 29 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा है, जिनसे प्रदेश को करीब 4500 मेगावाट बिजली सस्ते दामों में मिलेगी। यूजेवीएनएल ने अपने 8 साल का जनरेशन का प्लान तैयार किया है और सिर्फ यूजेवीएनएल का ही नहीं, चूंकि एनर्जी सेल भी हम देख रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर में और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा भी काम किया जाएगा अगले 8 वर्षों में, उसका भी हमने प्लान तैयार किया है। ऊर्जा प्रदेश की दिशा में अब उत्तराखंड भी आगे बढ़ने जा रहा है, जहां इन परियोजनाओं से बिजली सस्ते दामों में मिलेगी। वहीं प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को भी सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी, जिससे बिजली किल्लत कुछ हद तक कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अजय टम्टा के केंद्र में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनने से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें जगी हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 20 साल बाद सड़कों का हाल सुधर सकता है, तो कई पेंडिंग प्रोजेक्ट अंजाम तक पहुंच सकते हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कपड़ा राज्य मंत्री रहे अजय टम्टा का कद बढ़ा है। अजय टम्टा को इस बार सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बाद इस मंत्रालय में काम करने वाले अजय टम्टा दूसरे नेता हैं। उम्मीद की जा रही है कि अजय टम्टा के इस मंत्रालय से जुड़ने से उत्तराखंड में सड़कों का कायाकल्प हो सकता है। नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे, टनल एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम आगे बढ़ सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं में ऑल वेटर रोड प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले कंडी रोड प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ सकता है। कुमाऊं में मानस खंड के मंदिरों में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। देहरादून टू दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम रफ्तार पकड़ सकता है। वहीं मसूरी टनल, टिहरी देहरादून टनल, कैची धाम में वैकल्पिक रूट पर काम शुरू हो सकता है। निश्चित रूप में सड़कों का विस्तार होगा और मैं समझता हूं कि कुमाऊं रीजन के अंदर और ज़्यादा सड़कें बनेंगी, गढ़वाल रीजन के सड़कें बनेंगी, कनेक्टिविटी होगी और हमारी जो सीमा से लगी सड़कें हैं उससे कनेक्टिविटी काफ़ी तेज होगी। नेपाल के अंदर काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, हमारे उत्तराखंड की तरफ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं समझ